नमस्कार। मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज जारी है। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम बताया जा रहा है, जिसके तहत हिमालयन रिवर सिस्टम को कंप्लीट करा दिया गया है और पेनिनसुलर अर्थात प्रायद्वीपीय रिवर सिस्टम में वेस्ट फ्लोइंग अर्थात पश्चिम की ओर अथवा अरबियन सी में जाकर गिरने वाली नदियों के बारे में करा दिया गया। आज के क्लास में आप ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है उसके बारे में जानोगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की है, ईस्ट फ्लोइंग है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसके पहले हम आप लोगों को मैपिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इम्पोर्टेंट रिवर क्या क्या है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कुछ प्रायद्वीपीय नदी से हटकर भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ने के साथ ही दोनों को पढ़ लेना चाहिए। एक मिनट, ये आप देख सकते हो दामोदर रिवर। अभी मैं सब कुछ डिटेल में करा दे रही हूँ, बस एक बार नाम तो आप नाम से वाकिफ हो जाओ। ब्राह्मणी है, ये उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा की रिवर है। और ये महानदी इंद्रावती गोदावरी के ट्रिब्यूटरी है। ये गोदावरी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये, और दक्षिण के बूढ़ी गंगा के रूप में, दक्षिण गंगा के रूप में भी जानी जाती है ये। उसके बाद ये कृष्णा रिवर है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी और ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला है निकलने का ओरिजिन पॉइंट। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी आपको भीमा दिख रही होगी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देख लेना चाहिए। तुंगभद्रा है, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और ये कृष्णा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद पेन्नार रिवर है, जो कि एक अलग से रिवर है। मतलब ये आपको याद रखना है कि पेनार कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। उसके बाद कावेरी इंपॉर्टेंट रिवर में कावेरी है। एक पल्लर रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद नीचे में एक बेगई रिवर आएगी। उसके बाद ताम्रपर्णी रिवर, जो कि इसमें नहीं दिया है। तो ये कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब मैपिंग के माध्यम से जानकारी थी। बाकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको बहुत ही डिटेल में डीप में करा दिया गया है। आप चाहो तो उस वीडियो को अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए देख सकते हो। ये भी बताया गया है कि कैसे भी क्या बोलते हैं, रैंप घाटी क्या है, उसके बाद भ्रंश घाटी क्या है, डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। बहुत ही डीप और डिटेल में फिगर के साथ आपको कराया गया है, जिसको लेकर प्राय कंफ्यूजन रहता है। तो उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पिछले क्लास में आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो उसे जरूर आप देखें, आप निश्चित तौर पर उसे लाभान्वित होंगे, आपको फायदा होगा। इस मैप में पॉलिटिकल मैप मेरे दिखाने का मकसद ये है कि आप कम से कम ये देखो कि नदियाँ किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो मेन रिवर ले रहे हैं हम, आप गोदावरी रिवर ले लो। ये गोदावरी है, महाराष्ट्र दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट अब तेलंगाना हो चुका है, तेलंगाना से भी जाती है। यहाँ दो पार्ट दिखा आपको, और ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी लग रहा है। ऐसा लगेगा कि गोदावरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ से नहीं जाती है, लेकिन आप देख लो बिल्कुल टच कर रही है और उड़ीसा के भी बॉर्डर टच करती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यानी कि दो ऐसे राज्य जिसको लगता है कि गोदावरी नदी वहाँ से नहीं जाती है, लेकिन बिल्कुल जा रही है। तो एक तो है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, और दूसरा उड़ीसा। ठीक, तेलंगाना बिल्कुल जा रही है, आंध्र प्रदेश जाएगी और आंध्र प्रदेश में ही माउथ बनाती है अपना, यानी गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो कितना राज्य हुआ आपको दिख रहा होगा। ये तो एक महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 और उड़ीसा 5। यानी कि गोदावरी नदी जो है 5 राज्यों से होकर जाती है। और आपको पॉलिटिकल मैप के माध्यम से ही समझना होगा, क्योंकि प्रायः कभी पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी कितने राज्यों को टच करती है। ये भी पूछ देता है
ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टच नहीं करती है, तो अगर पॉलिटिकल मैप से करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। खासकर इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में आपको कर लेना चाहिए। अब कृष्णा रिवर देख लो। ये कृष्णा रिवर किन किन राज्यों से होकर जा रही है? स्पष्ट, ये महाराष्ट्र है, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है, और गोदावरी भी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से, और कृष्णा भी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन दो नदियां ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से और एक ही राज्य से निकलती है, तो गोदावरी और कृष्णा हो जाएगी। क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बस आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चलना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो। महाराष्ट्र दिख रहा होगा, सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कृष्णा, और उसके बाद ये कर्नाटका में इनकी, कर्नाटका के बाद में ये आती है कृष्णा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बिल्कुल आ रही है और आकर ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है अपने वाटर को। उसके बाद मेन रिवर में और लो, महानदी भी ले लो, इम्पोर्टेंट रिवर है, पेनिनसुलर रिवर। कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़, रायपुर डिस्ट्रिक्ट सिहावा नामक जगह से ये निकलती है। उड़ीसा में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, दिख रहा होगा। और झारखंड बॉर्डर को उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ से जा रही है रिवर, आपको दिख रहा होगा। ये झारखंड नहीं है, ये उड़ीसा है। ठीक, टू स्टेट आपको दिखा होगा, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इसी नदी पर सबसे बड़ा डैम है हीराकुंड डैम, लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट डैम, हीराकुंड डैम। इंपॉर्टेंट रिवर में कावेरी ले लो, जिसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है। साउथ इंडिया के लिए ये गंगा है। जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा पवित्र नदी है, उसी तरह यह दक्षिण भारत के लिए एक पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। लोगों की आस्था और भावना की ये केंद्र बिंदु है कावेरी रिवर। और ये आप ये आप स्टेट देख सकते हैं, कर्नाटका, कुड्डुगु जिला, कर्नाटका। कितने स्टेट को टच कर दी? कर्नाटका और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद भी आप पढ़ोगे, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी पूरे ब्रीफ, डिटेल में तो नहीं लेकिन ब्रीफली जरूर बताऊंगी। जब नदियों का विवाद बताऊंगी उसको वाटर को लेकर, तब उस समय डिटेल में बताया जाएगा आपको। बस अभी आप देखो कि कौन कौन नदियाँ किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो मैंने आप लोगों को एक मैपिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास की हूँ कि पॉलिटिकल मैप आप देखें तो आपको कम से कम इतना पता चला कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर किन किन राज्यों से होकर जाती है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में आप जैसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के तहत आप पश्चिम की ओर बहने वाले नदियों को मैं आप लोगों को बताई हूँ। नर्मदा नदी बहुत डीप में और डिटेल में करा दिया गया, विंध्याचल और सतपुरा श्रृंखला के बीच से जाती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या है बताया गया है। ताप्ती नदी या तापी नदी भी इसको भी करा दिया गया, भी भ्रंश घाटी से, और ये सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रृंखला के बीच से जाती है। माही नदी भी कराया गया है, साबरमती, मांडवी गोवा की नदी है, जुआरी गोवा की नदी है, पेरियार ये भी करा दिया गया केरला के, पंबा भी केरला की, और भरतपुजा ये केरला की रिवर है, बहुत ही बढ़िया से कराया गया है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मैं आप लोग स्वर्ण रेखा भी लिखा रहता है, तो स्पेलिंग को लेकर आप मिसमाइंड मत होइएगा, कहीं SWARNA मिलेगा, SUBRNA रेखा भी मिलेगा, तो दोनों एक ही नदी है। और उसके बाद महानदी है, ठीक, गोदावरी आज आप पढ़ोगे, कृष्णा पढ़ेगो, बहुत ही डीप में पढ़ा रही हूँ आपको, सब कुछ क्लियर कराने का प्रयास करूंगी मैं ताकि आपको रिवर सिस्टम को लेकर फिर से कंफ्यूजन ना हो। कावेरी
और बेगई, और एक और रिवर ताम्रपर्णी रिवर भी बताऊंगी मैं, जो कि तमिलनाडु की रिवर है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। और मन्नार की खाड़ी भी बे ऑफ बंगाल के ही अंतर्गत आता है, बट पार्टिकुलर एक जगह जानना चाहिए। ये बेगई रिवर भी मन्नार की खाड़ी में ही गिरती है। बेगई और ताम्रपर्णी जगह पार्टिकुलर रूप से गिर जाती है, बाकी मन्नार की खाड़ी क्या है, बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों से आप परिचित हो गए, और एक एक करके हम नदियों के बारे में जान लेते हैं बहुत डीप के साथ। अब ये हुगली रिवर, ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ईस्ट फ्लोइंग है। दामोदर भी नहीं ये। तो हुगली रिवर के बारे में मैं आपको क्या बताई थी कि जब गंगा रिवर सिस्टम बता रही थी तो बोली थी कि फराक्का के पास गंगा दो भाग में डिवाइड करती है। बताई थी गंगा ऐसे आती है फराक्का में दो, फराक्का के पास एक तो आ जाती है पश्चिम बंगाल में इंटर करेगी, और दक्षिण की तरफ हुगली भागीरथी नदी के नाम से एक नदी, इसकी धारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और दूसरी जब गंगा की मुख्य धारा जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये पद्मा बन जाती है। क्या बन जाती थी? ये पद्मा बन जाती थी, ये भागीरथी बन जाती थी। यही भागीरथी ये हुगली है, ठीक है, जो कि इसी नदी के तट पे कलकत्ता शहर वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है बसा हुआ है ये। और ये कलकत्ता के नीचे दक्षिण में जाकर ये बे ऑफ बंगाल में ये हुगली नदी मिल जाती है, जो कि आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये दामोदर नदी है। ये दामोदर जो नदी है ये हुगली नदी है, ये देख सकते हैं आप। इसी हुगली की ट्रिब्यूटरी क्या है? दामोदर है। क्या है? दामोदर नदी है। आप एक एक नदी में बता दे रही हूँ, आप देख लो पहले। उसके बाद सुवर्ण रेखा है, या स्वर्ण रेखा भी अलग नदी है, दामोदर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एक बैतरनी नदी है, इंपॉर्टेंट रिवर है उड़ीसा की। और एक ब्राह्मणी नदी है जो कि बैतरनी की ट्रिब्यूटरी है, स्पष्टता दिख रहा है। उसके बाद महानदी, ये भी बता दी मैं आपको, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, और एक ये आके बिगई गिर जाएगी मन्नार की खाड़ी में, और एक ताम्रपर्णी भी है, ठीक है। तो ये सारी नदियां कहाँ वाटर डिस्चार्ज कर रही है? तो ये बे ऑफ बंगाल में कर रही है, स्पष्टता आपको दिख रहा होगा। बस इतना ध्यान रखना कि हुगली, ठीक है, दामोदर और सुवर्ण रेखा पर प्रायः थोड़ा सा आदमी ईस्ट फ्लोइंग रिवर को बहुत सीरियसली यहाँ इसको नहीं लेता है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए। और यहाँ से आप इम्पोर्टेंट नदी पढ़ोगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, ईस्ट फ्लोइंग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई, जिसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो सब नदियों को पढ़ लो जो कि ईस्ट फ्लोइंग है। अब हुगली रिवर के बारे में आप जानते हो, हुगली रिवर क्या है? हुगली नदी सबसे पहले 260 किलोमीटर लंबी है, ये गंगा के ही हिस्सा है। और इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि आपको पहले ही पता है डिस्ट्रीब्यूटरी नदियाँ क्या होती है, बताया जा चुका है। डिस्ट्रीब्यूटरी नदियों को हम कब डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं? जब मुख्य नदी से कोई नदी अलग हो जाती है। इट फॉलोज थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये सब कुछ आपको पता है। वेस्ट बंगाल से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इट्स ट्रिब्यूटरी इज द दामोदर, अभी अभी जस्ट दिखाई हूँ कि इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, दामोदर है। और हुगली नदी पर आप तीन चीज़ देखोगे, एक हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, हावड़ा ब्रिज। उसके बाद निवेदिता ब्रिज है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और विवेकानंद ब्रिज है। तो इस चीज़ को आप जरूर जानना, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है हुगली नदी, ठीक। तो हुगली के बारे में इतना कम से कम आपको आना चाहिए। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो फराक्का के पास। फराक्का के पास गंगा दो धारा में बटेगी। मुख्य धारा बांग्लादेश में चला जाएगा, जिसको हम पद्मा के रूप में जानेंगे, और एक धारा कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में इन करेगा, और कलकत्ता होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। अब देखो दामोदर नदी के बारे में जानो, ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं प्रायः, इसलिए इस फ्लोइंग रिवर में इसे लेना पड़ा।
और इसकी लंबाई जो है 592 किलोमीटर है। इसका जो ओरिजिन है, अर्थात नदी कहाँ से निकलती है, तो ये है छोटा नागपुर प्लेटियो। ओवरऑल अगर प्लेटियो की बात होगी तो छोटा नागपुर प्लेटियो, स्टेट की बात होगी तो झारखंड, और डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो पलामू। ठीक है, और पूरा एकदम बिल्कुल ही पार्टिकुलर जगह की एकदम वहीं से निकलती है तो चंदवा। ठीक है, चंदवा नामक जगह है, वहीं से दामोदर नदी का उद्गम होता है। छोटा नागपुर प्लेटियो, छोटा नागपुर प्लेटियो का ही पार्ट है रांची प्लेटियो और हजारीबाग प्लेटियो। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप। और ये है आपकी दामोदर रिवर, ये दामोदर रिवर है। और ये किसके ट्रिब्यूटरी है, तो दामोदर रिवर हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली इधर से जा रही है बे ऑफ बंगाल में, और इसी हुगली में दामोदर आके माउथ करती है, यहाँ मिल जाती है। यानी कि दामोदर अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज कर देती है, तो हुगली नदी में कर देती है। क्लियर। अब चलो, अब दामोदर के थोड़ा ट्रिब्यूटरी देख लो। दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी एक कुनाल है, क्या है, कुनाल, और दूसरी बराकर, बराकर बोल रही हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को एक बराक नदी के बारे में भी बताई थी, तो बराकर और बराक में अंतर का ध्यान रखना। बराक नदी अलग नदी है। बराक नदी जो मणिपुर के हिल से निकलती थी, नागालैंड में आती थी, फिर असम, मिजोरम, और उसको होते हुए सुरमा और कोसियारी धाराओं में बट जाती थी और बांग्लादेश में इन करती थी, और जहाँ पर फिर ये दोनों धाराएं मिल जाती थी तो मेघना नदी बनती थी। वो बराक नदी अलग है। और ये क्या है, बराकर है, BARAKER। तो बराक और बराकर में पक्का आप अंतर को याद रखना, वरना गलत हो सकता है क्वेश्चन। बराकर नदी अलग है, बराक नदी अलग है। इट इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, जान माल का व्यापक पैमाने पर क्या होता है, नुकसान होता है। इसीलिए यह नदी, दामोदर नदी को बंगाल के सौरो के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, एक चीज़ देखो, 1948 में दामोदर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट इसी नदी पर बनाया गया था। जो रिवर वैली प्रोजेक्ट था बहु उद्देशीय था। दामोदर वैली बहुउद्देशीय, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इसे जाना जाता है। अर्थात सिंचाई के काम में इसको वाटर का यूज किया जाता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता था। ठीक है, बहुत सारे उद्योग है इस नदी के आसपास में, उनके लिए पानी की व्यवस्था होता है इस नदी से ही। तो बहुत सारे मल्टीपर्पस इसका यूजेस है इस नदी का। और इट डिवाइड्स द छोटा नागपुर प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 भागों में बांट देती है, तो यही दामोदर नदी है। और जब छोटा नागपुर प्लेट्यू 2 भाग में बटेगा तो कौन कौन पठार बनेगा, तो एक तो बन जाएगा आपका रांची प्लेट्यू, कौन सा, रांची प्लेटियो, और एक बनेगा हजारीबाग प्लेटियो। ये दोनों नदी का डिवाइडर का काम कौन कर रही है, तो दामोदर नदी। छोटा नागपुर प्लेटियो को कौन से 2 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स है, कौन कौन, एक रांची प्लेटियो और हजारीबाग प्लेटियो। इन दोनों प्लेटियो को मिलाकर हम एक प्लेटियो बोलेंगे तो क्या कहलाएगा, छोटा नागपुर प्लेटियो। ओके, पठार, यानी कि छोटा नागपुर की पठार। अब स्वर्ण रेखा रिवर के बारे में आप जानो। ये निकल रही है छोटा नागपुर प्लेटियो से, बिल्कुल निकलेगी, आगे चल के काट देगी। ठीक है, और ये हुंड्रू फॉल यानी कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, पूछा जाता है बहुत बार, खासकर वनडे एग्जाम में। तो ये क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि रांची शहर से 28 किलोमीटर दूर है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात होगी तो रांची ही डिस्ट्रिक्ट में आएगा, झारखंड के। और यहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न होता है, खासकर बरसात के दिनों में। जो जल ऊपर से निकलता है मोटी धाराओं में, तो बहुत ही अद्भुत सुंदर रमणीय दृश्य वहाँ पर बनता है। ठीक है, और इसी नदी के तट पर जमशेदपुर शहर है, जिसको टाटा नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर नगर किस नदी के तट पर है, तो वो जमशेदपुर नगर ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। और टाटा नगर टिस्को, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी, 1907। ठीक है, 1907।
1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके, टिस्को फुल फॉर्म याद रखना। बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती है स्वर्णरेखा रिवर, और इस बात को आप याद रखना कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। 2 पार्ट्स में बांट रही है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कि कौन सी ऐसी नदी है ईस्ट फ्लोइंग में, पूर्व की ओर बहने वाली, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है या बॉर्डर पे बहती है। ठीक है, दोनों के बॉर्डर पे ही बहेगी, टच करती है, तो यानी कि 2 स्टेट्स को कवर कर देगी। जितनी भी बॉर्डर लाइन से नदियाँ जाती है वो दोनों स्टेट या जितने भी बॉर्डर लगेगा सभी स्टेट्स के लिए नदी बन जाती है, या कंट्री की बात होगी तो कंट्री। ओके, तो आप याद रखना कि जो स्वर्णरेखा नदी है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। अब बैतरनी रिवर के बारे में जानो। बैतरनी रिवर एंड द ब्राह्मणी रिवर, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया है यहाँ से, 2011 में आया था शायद क्वेश्चन। और क्योंकि ये सारी नदियाँ कोई पढ़ता नहीं है, प्राय इग्नोर कर देता है, और यूपीएससी इन्हीं जगहों से क्वेश्चन बना लेता है, इसलिए कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ लो। अब देखो, ये आपकी बैतरनी रिवर है, ठीक है, ये बैतरनी रिवर है, बे ऑफ बंगाल में जाके अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। और गुप्त गंगा वैली है, गुप्त गंगा की पहाड़ी है, ठीक है, गुप्त गंगा के पहाड़ी से ये निकलती है। और स्टेट कौन सा है, तो स्टेट है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, गुप्त गंगा वैली। और इतना समझ में आपको आया कि ये नदी उड़ीसा से ही निकल रही है, उड़ीसा की नदी हुई। उसके बाद आप एक देख रहे होंगे शंख रिवर, ठीक है, शंख और एक दक्षिणी कोयल। याद रखना ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही कंसिस होने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। एक शंख रिवर है, ये भी छोटा नागपुर प्लेटियो से निकलती है। और दक्षिणी कोयल, ये भी छोटा नागपुर प्लेटियो, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटियो का ही तो एक हिस्सा है ना, रांची प्लेटियो, एक हजारीबाग प्लेटियो। अभी अभी जस्ट बताई हूँ कि स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर प्लेटियो को 2 भागों में बांटती है, एक पार्ट बनता है रांची प्लेटियो, एक भाग बनता है हजारीबाग प्लेटियो। तो दक्षिणी कोयल एक बिल्कुल पार्टिकुलर प्लेटियो की बात करोगे तो रांची प्लेटियो से निकलती है, या रांची प्लेटियो न कहकर आप छोटा नागपुर भी प्लेटियो कह सकते हो। क्यों, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटियो का ही तो पार्ट है रांची प्लेटियो। ओके, तो ये दक्षिणी कोयल और शंख नदी आकर राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा का एक फेमस शहर है, वहीं पर मिलती है। ठीक है, 2 नदियां कौन कौन, तो एक शंख नदी और एक दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल नहीं, याद रखना दक्षिणी कोयल राउरकेला में जाकर मिल जाती है। ठीक, और यही से एक ब्राह्मणी नामक नदी के रूप में यही नदी ब्राह्मणी के नाम से आगे बढ़ जाती है और जाकर मिल जाती है बैतरणी में। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मणी जो नदी है वो कोई अलग नदी नहीं है, बल्कि शंख और दक्षिणी कोयल के धाराओं से कन्फ्लुएंसेस जो हो रहा है, मिलन हो रहा है, तब जाकर इस नदी का जन्म हो रहा है, ब्राह्मणी का। ठीक है, किसके किसके, शंख और दक्षिणी कोयल, याद रखना। और फिर ब्राह्मणी किसमें मिल जाती है, तो बैतरणी में। तो बैतरणी की ट्रिब्यूटरी कौन हुई, ब्राह्मणी हुई। ऐसे भी पूछ सकता है कि बैतरणी की ट्रिब्यूटरी शंख भी होगी, क्योंकि शंख क्या है, ब्राह्मणी के ही हिस्सा है, क्योंकि और दक्षिणी कोयल भी बैतरणी का हिस्सा हो सकता है, मतलब रिवर बेसिन के पार्ट आएंगे। तो इस बात को भी आप याद रखना। ठीक, चलो अब देखो शंख के बारे में थोड़ा जान लो। ये जो शंख नदी है ये 240 किलोमीटर लंबी है। ओरिजिन इसका क्या हो रहा है, इसका भी छोटा नागपुर, इसका भी छोटा नागपुर प्लेटियो से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेटियो होगा। फॉलोस थ्रू झारखंड, याद रखना ये झारखंड से जा रही है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है शंख नदी, और उड़ीसा। ओके, 3 राज्यों को याद जरूर रखना है आप। नोट, अब देखो नोट करके जो चीज़ मैं लिखती हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस चीज़ पर आप जरूर फोकस करना। ब्राह्मणी इज ए मेजर सीजनल रिवर, क्या है, ब्राह्मणी क्या है, मेजर सीजनल रिवर है इन उड़ीसा of the eastern India. The Brahmani is formed by the confluence of, माने confluence मतलब संगम, of the शंख, कौन कौन नदी, तो शंख नदी and the साउथ कोयल।
कभी भी नॉर्थ कोयल नहीं याद रखना, साउथ कोयल, ठीक है। तो शंख नदी बनती है, सॉरी ब्राह्मणी नदी बनती है शंख और साउथ के कॉन्फ्लुएंस होने से, संगम होने से, मिलने से, ठीक है। चलो अब नॉर्थ कोयल भी जान लो कि नॉर्थ कोयल क्या है। तो ये भी नदी है नॉर्थ कोयल। इसकी लेंथ है 260 किलोमीटर। ओरिजिन कहाँ से, इसका भी झारखंड से ही होगा, छोटा नागपुर पलेडियो से होगा। माउथ कहाँ है, तो इसका सोन है, याद रखना। जब गंगा रिवर सिस्टम बता रही थी तो मैं उस समय बताई थी आपको कि सोन की दो ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट, एक रिहंद और एक उत्तरी कोयल। इसी उत्तरी कोयल के बारे में बताई थी। तो ये सोन की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा रिवर से सिस्टम या गंगा रिवर बेसिन की पार्ट हुई। और सिटीज इस पे है, इंपॉर्टेंट सिटीज अगर आएगा तो नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट विद्यालय का आप नाम सुने होंगे, और डाल्टनगंज, ये झारखंड के शहर है, इसी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है, तो उत्तरी कोयल। अब महानदी, अब यहाँ से आप इम्पोर्टेंट चीज पढ़ो, और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रायद्वीपीय नदियाँ है सब, जहाँ से क्वेश्चन प्राय पूछे ही जाते हैं। इसकी जो लंबाई है 858 किलोमीटर है। कभी कभी नदियों के लंबाई के क्रम में भी सजाने को दे देता है, तो कम से कम लंबाई को, मेन नदी की लंबाई याद होनी चाहिए आपको। 858 किलोमीटर है। निकल कहाँ से रही है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर बात होगी तो ये छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट होगी तो रायपुर, और बिल्कुल ही प्रॉपर जगह की अगर बात होगी तो सिहावा की पहाड़ी है यहाँ पर, उसी से ये नदी क्या हो रही है, निकल रही है। सिहावा दिख रहा होगा आपको, सिहावा से नदी निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर माउथ करेगी या डिस्चार्ज कर देगी अपने वाटर के। और इसके बाद यहाँ से आपको नदी के ट्रिब्यूटरी के बारे में भी जानना होगा, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी इसको देख लो, और 3 से 4 बार आप जरूर पढ़ना, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड पे ट्रिब्यूटरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है। तो यहाँ से अगर नदी चल रही है, यहाँ से नदी चल रही है, ऐसे चल रही है, चलने का क्रम ये हो गया। तो आप अपने आप को यहाँ से रखो और इस डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका इधर होगा, और राइट हैंड साइड इधर होगा। तो ठीक, जैसे आपका लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बन रहा है, उसी तरह नदी का भी वही क्रम हो जाता है। तो ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन नदियाँ है, तो एक तो सिघना है, सिघना, इब है, इब, हसदेव है, हसदेव, शिवनाथ, मंड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी नदी पर, महानदी पर ही क्या है, हीराकुंड डैम है। स्टेट पड़ता है हीराकुंड डैम के लिए उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा संबलपुर, उड़ीसा में। तो महानदी पर हीराकुंड डैम है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। और ये क्या है भाई, तो इंडियाज लार्जेस्ट डैम है। जब इंडियाज लार्जेस्ट डैम ये है, तो इंडियाज हाईएस्ट डैम कौन है, इसको मैं बताई हूँ, गंगा रिवर सिस्टम बता रही थी, तो आप रिवाइज भी करते चलना। टेहरी, ठीक है, टेहरी भागीरथी पर है। कौन भागीरथी, गंगा वाली भागीरथी। जब गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ से क्या गंगा कहलाती है, नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है, भागीरथी। तो उसी भागीरथी पर टेहरी डैम है। गंगा कहाँ से गंगा कहलाने लगती है, तो ये देवप्रयाग से गंगा कहलाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, वहीं से गंगा बनती है, ठीक है। तो इंडिया आज लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम, इंडिया आज हाईएस्ट डैम टेहरी डैम। टेहरी डैम है कहाँ, तो उत्तराखंड में है। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पे है। और हीराकुंड डैम है किस नदी पे है, महानदी पे है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, संबलपुर। स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड पे इसके ट्रिब्यूटरी को आप देखें, राइट हैंड साइड पे देखिए मेन ट्रिब्यूटरी है। ये जितने भी ट्रिब्यूटरी मैं नोट कराई हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है सेंदूर, इसको सिंदूर भी कहीं कहीं लिखता है। ओंग है, ओंग, तेल, जोंक, जोंक। तो ये कम से कम आपको 4 ट्रिब्यूटरी इस साइड से, 4 ट्रिब्यूटरी उस साइड से याद होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट फॉलोज थ्रू द छत्तीसगढ़ उड़ीसा, दिखाई थी अभी मैप में आपको, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से, यानी कि 2 राज्यों से होकर ये नदी जाती है।
और ज़रूर आप देखना कि नदियाँ किन किन राज्यों से होकर जाती है, क्योंकि 3 से 4 बार आप करोगे तो आपको पक्का याद हो जाता है। लेकिन पॉलिटिकल मैप से करना कि किन किन राज्यों को, क्योंकि मैप देखने से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या, एक तो संबलपुर है और कटक। इस नदी पे इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात होगी तो कटक और रायपुर भी देख लेना, यहाँ से तो निकल ही रही है। अगर कभी पूछे तो संबलपुर और कटक इसी नदी के तट पे है, महानदी। इट इज़ नोन एज द सौरो ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा के सौरों के रूप में जानी जाती है। भयंकर बाढ़ वगैरह लाती है, व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है, ठीक है। बट एक चीज़ और बात है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ छत्तीसगढ़, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के लिए गंगा है, गंगा जैसी पवित्र है, गंगा जैसे सांस्कृतिक और क्या है, इसका इकोनॉमिकल महत्व है, तो इसलिए ये गंगा के रूप में जानी जाती है। और गंगा तो पूरे भारत के लिए आस्था की प्रतीक है, तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स होती है अपने अपने क्षेत्र के लिए गंगा ही कहलाती है। वो जैसे कावेरी नदी गंगा, गोदावरी नदी गंगा, तो बहुत सारी नदियाँ, गंगा इतनी पवित्र नदी है, पूरे देश के लिए यह आस्था के प्रतीक है, इसलिए जो भी क्षेत्रीय नदी होती है वो गंगा के नाम से प्रायः जानी जाती है। अब देखो गोदावरी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है आपके लिए प्रायद्वीपीय भारत में, और बहुत ही ध्यान से आप जानना सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट, नोट करके मैं आपके लिए लिख दी हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर इन अ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में सबसे लंबी नदी है, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भी याद रखना। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर यमुना नहीं, कौन है? गोदावरी। यमुना 1375 ही है उनकी लंबाई, ये 1465 किलोमीटर। तो ओवरऑल सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है ये। उसके बाद एक चीज़ और जान लो पहले कि इस नदी को बूढ़ी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। कभी पूछेगा कि बूढ़ी गंगा के रूप में कौन नदी जानी जाती है, और पूछा भी गया है, तो यही गोदावरी नदी है। दक्षिणी गंगा, ठीक है ना, दक्षिणी गंगा में कह रही हूँ, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा के रूप में कावेरी नदी जानी जाती है, और दक्षिणी गंगा के रूप में गोदावरी नदी जानी जाती है। की के वजह से बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकता है अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो। दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी कहलाती है, इसलिए नोट करके मैं आपके लिए लिखी हूँ कि दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है या जाना जाता है। की जब लग जाएगा दक्षिण की गंगा तो हमेशा कावेरी मारिएगा, 2 ऑप्शन दिया रहेगा, और दक्षिणी गंगा पूछेगा तब गोदावरी को ही मारिएगा, अगर ऑप्शन में गोदावरी और कावेरी दोनों दिखेगा तो। चलो, इस नदी के तट पर 12 वर्षों बाद कुंभ मेला का आयोजन होता है। इस नदी पे भी कुंभ लगता है, ठीक है। भारत में 4 जगह कुंभ का आयोजन होता है, एक प्रयागराज में होता है, दूसरा नासिक गोदावरी नदी के तट पे होगा, तीसरा शिप्रा नदी उज्जैन में होता है, चौथा हरिद्वार गंगा नदी के तट पे कुंभ लगता है। यानी कि भारत में 4 जगहों पर कुंभ लगता है, जिसमें से एक गोदावरी नदी के तट पे भी लगता है। और कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा क्या घोषित किया गया है? इंटेंजिबल हेरिटेज, अर्थात अमूर्त धरोहर, ठीक है ना, अमूर्त धरोहर के रूप में कुंभ मेला को जाना जाता है, और यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया है। इस बात को भी आप याद रखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। अब हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। एक एक चीज पूरा सब कुछ जहाँ से भी पूछे आपको आंसर करेक्ट करके आना है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। स्टेट कौन है? तो स्टेट है महाराष्ट्र। और पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला। अब जो भी आपसे पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेट वाइज पूछेगा तो पूछेगा कि गोदावरी नदी किस स्टेट से? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी किस जिला? तो नासिक। पहाड़ी कौन? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। और पर्वत श्रृंखला कौन? तो ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला। ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला से कृष्णा भी निकलेगी, क्योंकि पर्वत श्रृंखला तो बहुत दूर में फैला होता है, ठीक है, जगह बदल जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कौन नदी? तो गोदावरी नदी। अब देखो, ये गोदावरी नदी क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है,
कितनी लंबाई है? तो 1465 किलोमीटर। बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है। माउथ कहाँ करेगी, यानी कि जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल उड़ीसा में। बे ऑफ बंगाल उड़ीसा में जाकर गिर रही है। कहाँ? राजमुंदरी के पास। कहाँ? राजमुंदरी के पास में जाकर ये गिर जाती है, याद रखना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। तो इसका तो ट्रिब्यूटरी कम से कम आपको याद होना चाहिए, इसका और महानदी और कावेरी का। दक्षिण भारत में तीन का याद होना चाहिए। कृष्णा का तो 2-3 याद ही रहता है प्राय, लेकिन इन तीनों को आपको 2 से 3 बार याद करना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर नदी से जो क्वेश्चन आएंगे गलत हो सकता है अगर नहीं करोगे तो। बस इसका देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है। तो दूध गंगा, ठीक है। 3 को तो ऐसे ही याद कर लेना, गंगा से आएगा। एक दूध गंगा, पेन गंगा, और एक बेन गंगा भी आएगा, एक बेन गंगा। तो दूध गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा। ठीक, याद हो गया गोदावरी की। और उसके बाद एक और इंद्रावती पहले से ही याद रहता है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती, गोदावरी, इंद्रावती। उसके बाद 2 याद कर लेना, लंबी नदी है, बहुत ही लंबी नदी है ये, सबरी, सबरी। इसको सबर के साथ बढ़ना है क्योंकि बड़ा ही लंबा सफर तय करना है। शबरी, ठीक है ना। तो शबरी है, ऐसे करके पकड़ना। पूर्णा, बिल्कुल इसका काम पूरा होगा क्योंकि आराम से चल रही है। पूर्णा, पूरा होगा इसका काम, पूर्णा। और कदम से कदम मिला के चल रही है, कदम से कदम, धीरे धीरे आराम से अपना आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो उसके बाद एक प्राणहिता, इसमें तो बिल्कुल ही प्राण है भाई, प्रण कर लिए। प्राणहिता, प्रण है कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगी लंबी सफर के बाद। तो ऐसे करना पड़ता है कुछ याद करने के लिए अपने मन में। आपको भी जो लगे, जैसे लगे, जिस तरह से आपको ट्रिक आए उसके माध्यम से याद करना, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ पढ़ना है, उसके ट्रिब्यूटरी पढ़ना है, और साथ में हमें क्वेश्चन भी करेक्ट करके आना है। तो कुछ ना कुछ तो अपनाना पड़ता है अपने माइंड में ट्रिक को। तो दूध गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा याद। उसके बाद कदम से कदम चलेगी, कदम है, इंद्रावती है, पूर्णा है, इसके काम को अपना पूरा करना है, सबर से चलना है इसको। ठीक है। उसके बाद प्राण, इसका प्रण है, इसने प्रण कर ली है कि मैं पहुंच जाऊंगी कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो ऐसे करोगे तो सिवना, और सिवना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है। वर्धा जरूर याद रखना, वर्धा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसे। तो इस साइड में आपको इतना ट्रिब्यूटरी कम से कम आना चाहिए। एक तो दूध गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा अभी आपको याद हो गया, इंद्रावती भी याद हो गया, सबरी है, सबर से चलेगी, काम इसका पूरा होगा, तो पूर्णा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रण कर ली है, पूर्णा, प्राणहिता, इतना तो याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। लंबी नदी है, ठीक है, प्रण, लंबी सफर करना है तो प्रण करना पड़ेगा। तो इन सारी ट्रिकों को अपनाकर इस नदी को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्या, इसकी ट्रिब्यूटरीज को। उसके बाद इधर से देख लो, राइट हैंड साइड पे, अच्छा, इसी नदी पे एक निजाम सागर डैम मिलेगा, फेमस डैम है, इसे याद रखना। और आ जाओ आगे, इसकी मंजरा है, मंजरा और मानेर दोनों याद हो गया आपको। माँ से मंजरा, माँ से मनेर, मंजरा और मानेर। उसके बाद प्रवरा, प्रवरा एक इम्पोर्टेंट रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी। तो प्रवरा, मंजरा, मानेर, प्रवरा। प्रवरा कृष्णा की नहीं है, याद रखना बस। तो और किनारसानी, किनारसानी नहीं भी याद होगा तो चल जाएगा, लेकिन इधर से मंजरा, मानेर और प्रवरा को जरूर आप याद रखना। इधर से आपको याद हो गया, दूध गंगा, पेन गंगा, बेन गंगा, इंद्रावती, सबरी पहले से ही आपको याद था। और लंबी नदी है तो प्रण की है, ठीक है, तो प्राणहिता, पूरा करेगी काम, पूर्णा, और कदम से कदम चल के करेगी तो कदम, उधर से भी याद हो गए। बस आपको इतना ही करना था, और 3 से 4 बार इस ट्रिक के माध्यम से आप करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। अब देखो, इट फॉलोज थ्रू, इस यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इट फॉलोज थ्रू महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिल्कुल तेलंगाना दिखाई भी थी पॉलिटिकल मैप, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आ रही है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल बॉर्डर पे जाती है, छत्तीसगढ़, और उड़ीसा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करती है। यानी कि सब मिलाकर कितने स्टेट से, तो 5 स्टेट से जाती है नदी, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इतना कुछ कम से कम आपको गोदावरी नदी के बारे में
जानना चाहिए था, जिसमें त्र्यंबकेश्वर हिल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला और महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। अब कृष्णा नदी के बारे में जानो, ये भी इम्पोर्टेंट रिवर है आपके लिए एग्जाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसका सोर्स क्या है, यानी कि स्रोत क्या है, कहाँ से नदी निकल रही है, तो ये नदी भी निकल रही है महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ी और जोर विलेज, बिल्कुल ही पार्टिकुलर जगह पूछोगे तो जोर विलेज से निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। स्टेट क्या है, तो इसके लिए भी स्टेट महाराष्ट्र है। याद रखना कृष्णा और गोदावरी दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती है, और ये डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के किस, तो सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और गोदावरी नदी नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकल रही थी, ठीक है। चलो, अब ये कृष्णा रिवर इज द फोर्थ बिगेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वाटर इन फ्लोज, तो ये चौथा बिगेस्ट रिवर आती है पानी लेकर चलने के मामले में। नदियां बड़ी और लंबी किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो जो नदी जितना पानी लेकर चलेगी उतना बड़ी हो जाएगी। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्या है, तो अमेजन नदी है। दुनिया की लंबी नदी क्या है, तो नील नदी। तो जब नील नदी सबसे लंबी है तो उसको बड़ी नदी क्यों नहीं कहते हैं, हम इसलिए नहीं बड़ी नदी कहते हैं क्योंकि नील नदी से ज्यादा पानी लेकर अमेजन नदी चलती है। तो पानी के आधार पर बड़ाई, मतलब बड़ा और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट को तय किया जाता है, सॉरी बिगेस्ट को तय किया जाता है। बिगेस्ट कहो या लार्जेस्ट कहो, ठीक है। तो जो नदी जितना पानी लेकर चलेगी उतना ही बिगेस्ट कहलाएगी, जो सबसे ज्यादा लेकर चलेगी। और उसके बाद जो नदी जितना दूरी तय करेगी वो लंबी नदी कहलाएगी। तो लंबाई के आधार पर जैसे मान लेते हैं ए नदी है, ठीक है, और ये बी नदी, सॉरी इसको बी पॉइंट पे जाना है। एक नदी है जो ए से चल के बी तक पहुंची, और जितना लंबाई तय की तो ये लंबाई के सेंस में जानी जाएगी। और मान लेते हैं कि यही नदी 10 केजी वाटर लेकर चली, तब जब वाटर की बात आ जाएगी, जब वाटर की बात आएगी तो ये बड़ी बन जाएगी, समझ गए। तो पानी लेकर चलने के मामला में बिगेस्ट और लार्जेस्ट को तय किया जाता है। उसके बाद चौथा स्थान है भारत में इसका पानी लेकर चलने के मामले में कृष्णा रिवर का। पहला कौन है फिर, तो पहला गंगा नदी है, दूसरा गोदावरी नदी है, तीसरा ब्रह्मपुत्र है, और चौथा में कृष्णा है पानी लेकर चलने के मामले में। मैं कह रही हूँ आप लोगों से, ठीक। अब देखो ये कहाँ से निकल रही है नदी, अभी अभी महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र स्टेट है इसके लिए। और इसके ट्रिब्यूटरी को देख लो, इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है जिसमें पहले से ही आपको पता है भीमा राइट हैंड पे, डिड्डी इस टाइप के नाम आएगा तो जान लेना, डिंडीगुल, ये सब भीमा, डिड्डी। और इसी नदी पर क्या है, अलमाटी बांध है। कौन सा बांध है, अलमाटी बांध। और मूसी इसकी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। इसी मूसी नदी के तट पे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद शहर है। नागार्जुन सागर डैम भी इसी नदी पर है। और नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है, याद रखना कृष्णा नदी के तट पे दो बांध है, एक अलमाटी बांध है और एक नागार्जुन सागर डैम है। अलमाटी बांध का नाम चेंज कर दिया गया है और इस डैम का नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम कर दिया गया है रिसेंटली इन न्यूज, ओके, इस बात को भी आप याद रखना। और उसके बाद एक पलेरू है इसकी रिवर ट्रिब्यूटरी जो है, पलेरू। और क्या है, मुन्नेरू, पलेरू, मुन्नेरू, इस टाइप का नाम जब भी आ जाएगा तो दक्षिण भारत की जो ट्रिब्यूटरीज, सॉरी जो नदियां है खासकर कृष्णा और कावेरी, उसी का ये नाम बनता, पलेरू, मुनेरू, ठीक है, मूसी, भीमा। अब देखो इधर से कुदलाई है और इसी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वीना है, कोयना है। तो कोयना याद रखना ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, किसकी है, वीना, कोयना, एक जैसा नाम है ना, वीना, कोयना और पंचगंगा,
याद रखना खास बात, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है दूध गंगा, अभी अभी जस्ट कराई हूँ गोदावरी के भी, तो कंफ्यूज मत होना। दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ऐसे करके याद हो जाता है, घाट प्रभा माल प्रभा, प्रभा प्रभा दो आई, ठीक है, घाट प्रभा माल प्रभा, बीना बीना, बीना कोयना, बीना कोयना, ऐसे याद करना पड़ता है। उसके बाद पंचगंगा दूध गंगा, पंचगंगा दूध गंगा, इधर से कितना आसान है याद करना, देख सकते हो कृष्णा के, एक तो बीना कोयना, पंचगंगा दूध गंगा, घाट प्रभा माल प्रभा, तुंगभद्रा, आपको पहले से ही पता है भीमा और तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, और ये जो तुंगभद्रा है ये इसकी सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ये भी याद रखना, कभी पूछे कि कृष्णा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन है, तो तुंगभद्रा। और जाके कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, आंध्र प्रदेश में ही बे ऑफ नज़दीक बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है और डेल्टा बना लेती है, ठीक है। पूर्व की ओर गिरने वाली सभी नदियाँ क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, जो कि पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताई हूँ, डेल्टा स्टोरी सब कुछ क्लियर करा दी हूँ। कृष्णा के बाद आप देखोगे पेनार रिवर, ठीक, पेन्नार रिवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो, पेनार रिवर जो है इसका सोर्स क्या है, नंदी हिल्स है, कर्नाटक है, नंदी हिल्स स्टेट कर्नाटका है, और लेंथ है 597 किलोमीटर, लेंथ कितनी है 597 किलोमीटर, फॉलोज थ्रू कर्नाटका आंध्र प्रदेश, ओके, कहाँ कहाँ से होकर जाती है, तो ये कर्नाटका से होकर जाती है, आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, ठीक है, दो स्टेट से निकलती कहाँ से, तो नंदी हिल से निकल रही है, कौन सा स्टेट है, तो कर्नाटक स्टेट है, और टू इम्पटी इनटू बे ऑफ बंगाल, अपने वाटर को कहाँ ले जाके गिराती है भाई, तो ये ले जाकर गिराती है बे ऑफ बंगाल में। चलो यहाँ से देखो मैपिंग के माध्यम से, दो चार इम्पोर्टेंट इसकी याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये कर्नाटका से निकल रही है, नंदी हिल्स है, ठीक है, और कुंदेरू एक इसके ट्रिब्यूटरी याद कर लेना, एक पापागन्नी, बाकी छोड़ देना, अगर ये भी नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, बस याद रखना कि पेनार रिवर वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा के बाद आती है। अब कावेरी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कावेरी रिवर सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है ताल कावेरी, पार्टिकुलर बिल्कुल पढ़ोगे तो ताल कावेरी ऑन द ब्रह्मागिरी रेंज, यानी कि ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है, पार्टिकुलर जगह है ताल कावेरी रेंज, वेस्टर्न घाट, ओके वेस्टर्न घाट में ब्रह्मागिरी पर्वत श्रृंखला और ताल कावेरी कुंड से ये निकलती है, और स्टेट क्या है, तो स्टेट है कर्नाटका, ठीक है, स्टेट है कर्नाटका। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर द गोदावरी एंड द कृष्णा, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन, गंगा, सेकेंड लार्जेस्ट गोदावरी, थर्ड लार्जेस्ट कावेरी, यानी कि कृष्णा से भी ज़्यादा पानी लेकर चलती है, और फोर्थ लार्जेस्ट कृष्णा, इसको भी याद रखना, और सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर द गोदावरी एंड कृष्णा, और फर्स्ट तो आपको पता ही है गंगा, तो गंगा गोदावरी कृष्णा के बाद पानी लेकर चलने के मामले में कौन नदी आती है, तो कावेरी नदी आती है, और इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी भी है, तमिलनाडु में यानी सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, भले ही ये कर्नाटका से निकल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये नदी जो है ये तमिलनाडु में दूरी को तय करती है, तो ये भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्सो बाइसेक्ट्स द स्टेट तमिलनाडु, और तमिलनाडु को दो पार्ट्स में काटती है, दैट इज द नॉर्थ एंड द साउथ तमिलनाडु, नॉर्थ और साउथ तमिलनाडु के रूप में स्टेट को टू पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देती है, काट देती है, एंड इट फॉलोज थ्रू द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु। सारा पॉइंट इस नदी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी नदी के पानी को लेकर एक विवाद होता है, जिसको कावेरी जल विवाद के रूप में आप जानते हो, इसलिए ये नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो इट फॉलोज थ्रू द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु, ओके, द कावेरी इज अ सैक्रेड रिवर टू द पीपल ऑफ द साउथ इंडिया, इसको दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, आस्था है, संस्कृति की उनकी प्रतीक है, तो गंगा की तरह ही ये नदी दक्षिण भारत में क्या है, प्रसिद्ध है, सो इट इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया, ओके।
चलो, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा याद रखना, दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा सिर्फ पूछेगा तब गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा के रूप में कावेरी जानी जाती है। अब कावेरी जल विवाद को थोड़ा देख लेते हैं, फटाफट पूछता है। कावेरी जो जल विवाद है, सबसे पहले जानो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, दो में तो रहेगा ही, क्योंकि दो राज्यों से नदी जाती है। और एक केरला भी है, ठीक है, केरला है। और यूनियन टेरिटरी में पांडिचेरी है, ठीक है, पद्दुचेरी जिसको बोलते हैं, पांडिचेरी पहले बोला जाता, पद्दुचेरी। तो यूनियन टेरिटरी में पद्दुचेरी है। स्टेट पूछेगा कभी भी तो तमिलनाडु, कर्नाटका, जो कि पहले से ही जानते हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं राज्यों से होकर ये नदी जाती है। एक और याद कर लो, केरला, ओके, और एक यूनियन टेरिटरीज में आपको पद्दुचेरी याद रखना है। अब देखो, इस नदी के पानी को लेकर शुरू से बहुत इसकी लंबी कहानी है। जब नदी जल विवाद बताऊंगी वाटर को लेकर तो बहुत डिटेल में कराऊंगी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहती हूँ। तो इसको लेकर ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला भी सुनाया था, लेकिन फिर से विवाद नहीं रुका। तब ये केसेस कहाँ चला गया था? ये सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि एपेक्स कोर्ट में केस गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक वर्डिक्ट सुनाया और बोला कि इतने इतने टीएमसी जो वाटर है, टीएमसी मैंने जल की जो मात्रा है, कि राज्यों को, जिन जिन राज्यों से होकर जाती है, इसके वाटर को यूज करना होगा, ठीक है। तो जैसे याद कर सकते हो 404.25, यानी कि परसेंटाइल में याद करो तो 55.68 नदी के जो वाटर है, इतना परसेंटाइल कौन याद, मतलब ये सॉरी याद बोल रही हूँ, यूज करेगा इसके जल को, तो ये करेगा तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है नदी। उसके बाद 284.75 टीएमसी, यानी कि 39.22% कौन यूज करेगा इसके नदी के पानी को, इस नदी के पानी को? कर्नाटका। और 30 टीएमसी यानी कि 4% केरला। और 7 टीएमसी यानी कि 0.96 परसेंटेज कौन इसके वाटर को यूज करेगा? तो पदुचेरी। तो 4 राज्य, 3 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी, ये पदुचेरी इसके वाटर को यूज करता है। और इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इसके पानी को लेकर विवाद है। अभी तक का जो फैसला आया है 2018 में, जो अभी लेटेस्ट जो फैसला कह सकते हो रिसेंटली ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो इतना ही जितना मात्रा में लिस्ट आउट आपको की हूँ, लिस्ट दी हूँ, इसी अनुसार पानी को यूज करना है, ओके। अब देखो इसके ट्रिब्यूटरीज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ट्रिब्यूटरीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज में बताना चाहूँगी, ये कावेरी नदी है और कावेरीपत्तनम तमिलनाडु में एक जगह है, वहीं पर जाकर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में, डेल्टा बनाएगी। पार्टिकुलर जगह पूछे तो कावेरीपत्तनम, ओके। और देख लो इसकी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड पे है हरंगी है, हेमावती है, हेमावती, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तीर्था याद रखना, काबिनी, भवानी याद जरूर रखना, काबिनी, भवानी और अमरावती, ये तो जरूर याद कर लेना। नी आ रहा है ना, काबिनी, भवानी, अमरावती, ऐसा नाम के गोदावरी में आया था, एक इंद्रावती आया था, बस, तो बस वही एक अलग हो जाएगा। बाकी काबिनी, भवानी, अमरावती, ऐसा जब भी नाम आएगा तो सीधे आप पकड़ना, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है हेमावती, देखो ऐसा ही आएगा, हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती, तो ऐसा जैसा ही नाम आएगा सबसे पहले ऐसे पकड़ लेना, ठीक है। हेमावती, काबिनी, ई लास्ट में आ जाएगा, भवानी और अमरावती। जबकि मात्र गोदावरी में एक इंद्रावती आया था, तो उसको एक याद कर लो, बाकी ऐसे ही आप पकड़ लोगे। एक तो आपको तीर्थ यात्रा करते हैं ना, कावेरी नदी दक्षिण भारत की पवित्र नदी है, तो तीर्था उससे याद कर लेना, तीर्था। बार बार कह रही हूँ कि कुछ अपने दिमाग में ट्रिक सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हौच पोच हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो दक्षिण भारत की गंगा, कौन गंगा की तीर्थ यात्रा पर हम निकलते हैं, तो दक्षिण भारत के भी तीर्थ यात्रा पर निकलते होंगे लोग वहाँ के, कावेरी नदी के तट पर स्नान करने, तो तीर्था। तो तीर्था किसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी? कावेरी की। कबानी, भवानी, अमरावती, ठीक है। हंग, हारंगी, जितना भी ई आ जाएगा अधिकतर, हारंगी, हेमावती किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो ये है कावेरी नदी की, ठीक है। और
शिव समुद्र जलप्रपात इसी नदी पर है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछता है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये है कावेरी नदी पे। भारचुकी जलप्रपात भी इसी नदी पर है। और भारचुकी जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, याद कर लेना। ठीक, इसी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टम, तिरुचिरापल्ली शहर बसे हैं। कभी पूछ देगा कि इम्पोर्टेंट सिटीज है, इस नदी के तट पे श्रीरंगपट्टम या तिरुचिरापल्ली जैसे शहर बसे हैं, तो याद रखना कावेरी नदी। ओके, एक चीज और बताऊं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है, ठीक है, जिसमें 3 द्वीप स्थित है दक्षिण के, तो कावेरी नदी। ये कावेरी नदी है, कहाँ से निकल रही है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला, कर्नाटक, कुडगु डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये तो आपको याद हो गया होगा। देखो ये नदी चली तो यहाँ पर एक द्वीप बना रही है, बनाई। द्वीप क्या बताई थी, भूमि का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो देखो नदी से, नदी के पानी से, और ये जमीन है, ये लैंड है, ठीक है, तो ये द्वीप हो गया। तो एक आदिरंगा द्वीप है, क्या है, आदिरंगा। फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पर एक द्वीप बनाती है, यह है शिव समुद्रम। और फिर आगे चलेगी नदी, और देखो यहाँ पर फिर द्वीप बना दी, श्रीरंगम। तो ये 3 द्वीप बनाती है नदी दक्षिण भारत की। वो कौन सी नदी है जो 3 द्वीप बनाती है, तो यही है कावेरी नदी। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बता रही थी तो माजुली द्वीप भी बताई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। तो ये कावेरी नदी भी द्वीप बनाती है, 3 द्वीप बनाती है, याद रखना 3 द्वीप बनाएगी। और दूसरी बात ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो देख लो कहाँ कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हर पॉइंट को आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर याद करना होगा। अब बेगई रिवर, वेस्टर्न घाट से निकलेगी, 253 किलोमीटर है इसकी लंबाई, वेस्टर्न घाट, ठीक है। स्टेट पूछेगा तो तमिलनाडु। मदुरई से, पार्टिकुलर जगह है तो मदुरई। इसी नदी के तट पर क्या है, बेगई बांध है, ठीक है, बेगई नदी के तट पे ही बेगई बांध है। बे ऑफ बंगाल में वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। बस इसके बारे में इतना ही जानो। एक है ताम्रपर्णी रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में ताम्रपर्णी रिवर है, और इसको पूर्णालाई रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम है, ताम्रपर्णी, ताम्रबर्णी, ताम्रवती, इसी नदी को बोला जाता है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि रामायण और महाभारत और संगम साहित्य है जो वहाँ के लिए पवित्र ग्रंथ माना जाता है दक्षिण भारत के लिए, उन साहित्यों में इस नदी की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये भी नदी कहाँ से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से निकल रही है। अगस्ता मलाई, याद रखना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा गया था, ये अगस्ता मलाई पर्वत श्रृंखला से निकल रही है। पार्टिकुलर जगह पूछे तो लेंथ है 128 किलोमीटर, और इट इज़ द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ द तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की क्या है, एकमात्र बारहमासी नदी है। पेरेनियल का मतलब 12 मासी, जिसमें सालों भर जल रहता है, जल का अभाव नहीं होता है, ठीक है। और सिटीज कौन है, तो वो त्रिनवेली सिटी है इसी नदी के तट पे। समझ में आया। और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि प्रायः दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है नॉन पेरेनियल होती है, लेकिन कभी भी यूपीएससी पूछे कि दक्षिण भारत की नदियाँ केवल नॉन पेरेनियल होती है, अर्थात अबारहमासी होती है, गैर बारहमासी होती है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो कि पेरेनियल है, जैसे अभी भी बताई आपको, ताम्रपर्णी रिवर बारहमासी है। तो याद रखना कि दक्षिण भारत में भी बारहमासी नदियाँ बहती है। कभी भी यूपीएससी आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेगा कि केवल गैर बारहमासी नदियाँ पाई जाती है दक्षिण भारत में, या ऐसे भी पूछ दे कि दक्षिण भारत में पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदियाँ हैं केवल गैर बारहमासी होती है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ताम्रपर्णी रिवर को दिखाना पड़ा, और ये गल्फ ऑफ मन्नार में जाकर गिर जाती है, जो कि वही है, बे ऑफ बंगाल का ही क्या है, हिस्सा है। तो इतना चीज़ कम से कम आपको इस नदी के बारे में आना चाहिए। समझ में आया।
तो इसी के साथ मैं आप लोगों को दक्षिण भारत की जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर थी, चाहे ईस्ट फ्लोइंग हो वेस्ट फ्लोइंग हो, कवर करा दी हूँ। बहुत ही डीप में कराया गया, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसे तैयार करते हैं तो। अब चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि अंततः हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन ही करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर, इसलिए क्वेश्चन पे प्रैक्टिकल करते रहो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम इसमें ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग दोनों नदियों से संबंधित क्वेश्चन को ले रही हूँ, और आप भी आइए ध्यान से इसको करें। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? स्टेटमेंट है। तो देखो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी से विस्तृत है, बिल्कुल है। स्टेटमेंट पहला कथन सही है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बिल्कुल बहती है। और भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, गलत है। भूमि का ढलान जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें भूमि का ढलान मध्य भारत से पूर्व की ओर है। और नर्मदा और जो ताप्ती जैसी बड़ी नदियाँ क्यों पश्चिम की ओर बहती है, ढलान जबकि पूरब की ओर है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश का निर्माण हुआ है और भ्रंश का झुकाव पश्चिम की तरफ है, इसलिए। तो याद रखना कि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर नहीं है, पूरब की ओर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। जैसे ही ये स्टेटमेंट ये गलत हुआ तो जहां जहां एक है वहां वहां तुम काट दोगे, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ भी ऑप्शन बी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं का तो तुक ही नहीं बनता। यहाँ तो सीधे दिया है कि यह एक विभ्रंश घाटी से बहती है, तो बिल्कुल बहती है, तो इसलिए डी वाला भी नहीं। तो ऑटोमेटिक आंसर निकल गया। क्या निकला बताओ? केवल एक आंसर, सॉरी मैं क्या बता दी थी कि एक एक काट दो, एक तो सही था, तो यह के तीन वाला काटना था ना, हाँ ये काटना था, तीन वाला, तीन गलत था। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम, कभी कभी बोलने के क्रम में ये हो जाता है, माइंड फ्लैक्चुएट कर जाता है। तो भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। तो तीन जहाँ रहेगा वहाँ काटोगे, तीन ये भी काट दिए, ये भी तीन काट दिए, और कोई नहीं तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि पहला मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए सीधे करेक्ट ये हो जाएगा। एक्चुअली में आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 1 और 2 नहीं दिया है। तो जब 1 और 2 नहीं दिया है तो हम उसी ऑप्शन के सहारे आगे बढ़ेंगे जो कि दिया है। तो केवल एक दिया है तो केवल एक हो गया। ओके चलो, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? क्वेश्चन करने से ना एक बार रिवाइज भी हो जाता है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपका रिवाइज भी हो जाए, इसीलिए मैं क्वेश्चन देती हूँ। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, आपको पता है? कौन बताओ? तो कल बताई थी, इसके पहले वाले क्लास में बताई थी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से। विंध्याचल इसके उत्तर में है, सतपुड़ा इसके दक्षिण में, नर्मदा के, ठीक। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से नर्मदा नदी विभ्रंश अथवा भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और जाकर गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे की खाड़ी में अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है भरूच शहर के पास। अब देखो, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आसान क्वेश्चन है, डेल्टा नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है? तो निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें से तो दो डेल्टा नहीं बनाती है ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन क्रिएट नहीं की हो तो एक तो नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती, चुरी बनाती है, और ताप्ती भी, ठीक है, दोनों याद कर लेना। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपको पता है अमरकंटक से कौन सी नदी? ये नर्मदा नदी निकलती है, यहीं से सोन नदी भी निकलती है। दो इंपॉर्टेंट नदी का उद्गम होता है, एक तो गंगा बेसिन की पार्ट बनती है सोन नदी, और एक नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्वेश्चन देख सकते हो, अमरकंटक प्लेटियो। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये भी आपको पता है, नर्मदा नदी। कितना आसान क्वेश्चन है अगर आप डीप में पढ़ोगे तो। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपको पता है सब, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, ताप्ती नदी नहीं गिरती है। भ्रंश घाटी से होकर अरेबियन सी में गिर जाती है, अर्थात ये भी गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके गिरेगी। और इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आपको ये भी पता है। इन पश्चिम माने पश्चिम वाहिनी नदियों मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आपको भी पता है, नर्मदा नदी। कौन कौन पर्वत बताओ? ये बहती है विंध्याचल और सतपुड़ा। ओके, तावा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। मैं बताई थी ना कि तावा नदी जो है नर्मदा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है।
ठीक है, बरना भी बताई थी, बरना, तावा, और कौन था एक इम्पोर्टेंट, तावा नदी को ही बोली थी और बरना को बोली थी और हिरड को, कि याद रखना हिरड भी तेज भागता है ना, नर्मदा नदी भी ड्रिफ्ट घाटी से होकर बहती है तो बहुत तेज, तो तावा, वरना और हिरन को कम से कम याद रखना। और कावेरी नदी का उद्गम है, अभी अभी जस्ट आप पढ़े हो, बताओ कहाँ से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से। पार्टिकुलर जगह बता दो कावेरी नदी का, क्या है, बस तो ब्रह्मगिरी पुडुक्की डिस्ट्रिक्ट, अगर इतना भी आपको याद रहेगा तो पश्चिमी घाट, तो काम चल जाएगा। ओके, और कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है बताइए आप, इसमें दिया हुआ है 2 ऑप्शंस ओनली, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश कहाँ से आ जाएगा, ये तो इसी तरह गलत हो गया। एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है, आपको लिखना, यहाँ लिखना चाहिए था, चलो इसको मैं काट देती हूँ, क्वेश्चन का ऑप्शन ही छूट गया तो आप क्या बताओगे। यहाँ देख लो, निम्नलिखित नदियों में से किस को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, ये बताइए अभी आपको, दक्षिण की गंगा, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की आ गया ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। और सिर्फ दक्षिण गंगा पूछता तो गोदावरी नदी। ओके, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख, आपको पता है कौन, ताप्ती नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ज्वार नदमुख बनाती है। नदियों की लंबाई के और रही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे पहले देखो गोदावरी, तो गोदावरी, अब 2 ही ऑप्शन, ये तो कट गया, आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो गोदावरी, यही गोदावरी, गोदावरी जहाँ दिया वही होगा, ये वाला गलत हो गया तो इसको काट दो पहले, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब इसमें से आपको चेक करना है कि कौन होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताई थी ये 1465 है। महानदी कितनी है, महानदी भी 1400 के आसपास है, ठीक है। नर्मदा नदी 1310 या 1312, कहीं कहीं 10 मिलेगा और कहीं 1312 भी मिल सकता है। उसके बाद है ताप्ती, ये सारे का करा दिया गया था आपको, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा इसकी दिखाती हूँ आपको, कावेरी, महानदी, गोदावरी 1465, महानदी 858, ओके चलो, ये मेरे को दिखना था। अब ये हो जाएगा, महानदी तो 858 ही है, तो गोदावरी है 1465, नर्मदा 1310 या 12 सेकंड पे आ गया, ये 858 और ये ताप्ती लास्ट में जाएगी, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नदियों की लंबाई आप 1-2 बार जरूर देखना, याद हो जाएगा, जो कि मैं लिखवा दी हूँ, ठीक। बस 2 ऑप्शन तो यहाँ कट जाएगा, क्योंकि नर्मदा यहाँ भी है, नर्मदा यहाँ भी है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि गोदावरी लंबी है, तो इसी 2 ऑप्शन में से कोई होता। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, और ताप्ती नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। तो निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा, महानदी का उद्गम बिल्कुल, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, और ताप्ती नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ मध्य प्रदेश होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, मध्य प्रदेश होना चाहिए, मध्य, तब ये सही हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश होता ही है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, कर्नाटका से होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, तो यही इसमें आंसर होगा आपका सी। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जगह पर मध्य प्रदेश आप कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है।
जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। आपको पता है, ये तो बहुत ही आसान है आपके लिए। अमरकंटक, अमरकंटक से ही तो दो महत्वपूर्ण नदी निकलेगी। एक सोन नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में बहने वाली गंगा नदी के पार्ट बनती है, उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बनती है, और एक नर्मदा नदी है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, गलत है। कल ही इसके पहले वाले क्लास में आपको बताई थी कि केरल में अभी आप पढ़े थे ना, पेरियार न सॉरी ये कावेरी नदी, ये सब क्या है, टच करती है थोड़ा सा हल्का फुल्का कावेरी। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसी तरह स्टेटमेंट आपका मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, ये भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। अभी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी सभी तो पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती है। और केरल में कई सारी नदियां जो है जो पूर्व की ओर से बहती है, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया होगा जो कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत आएगा। स्टेटमेंट फॉर्मेट नहीं हो पाया, मैं एक्चुअली में एडिट करते समय चेक नहीं की हूँ, इसलिए ऑप्शन छूट गया है। चलो कोई बात नहीं, बस ये जान लेना दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। इससे कुछ भी स्टेटमेंट बने, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप ऑप्शन निकाल ले जाओगे। ये आ जाओ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? आपको पता है ना, गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर। ओके, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय कह रहा है तो क्या हो जाएगा? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, ठीक है, इंद्रावती, प्रणहिता, प्रण कर ली है कि हम तो पहुंचकर ही रहेंगे चाहे सफर कितनी भी लंबी हो। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां है? आपको अभी भी जस्ट कराई हूँ। 2 और 3 तो याद है ना, इंद्रावती। वंशधारा को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं है। 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन, और वंशधारा भी इसकी ही ट्रिब्यूटरी है, वंशधारा। तो 1 2 3 ये वाला हो जाएगा ए। थोड़ा इसको करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये भी आपको पता चलेगा कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है, किस तरह से हमें अप्लाइड पढ़ाई करना होगा। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, यानी कि हिमनदों से नहीं निकलती है? यमुना निकलती है, बिल्कुल निकलती है। अलकनंदा भी निकलती है। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी। कौन सी नदी नहीं निकलेगी बताओ? कोसी। अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण, अंतःस्थलीय नदी उसको कहते हैं जो नदी सागर या महासागर तट तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। माही तो जाती है, पता है, गल्फ ऑफ खंबात में। नर्मदा भी जाती है, कृष्णा भी जाती है, बे ऑफ तक घग्गर हो जाएगी। क्या? घग्गर, घाघरा नहीं, घग्गर। ये लूनी नदी, घग्गर नदी अंतःस्थलीय नदी है, सागर और महासागर तक ये नहीं पहुंच पाती है अपना, यानी कि वाटर को डिस्चार्ज वहां तक नहीं कर पाती है। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम बताए। तो फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट 2 राज्यों के बीच में हुआ था, कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। किस नदी को लेकर? तो केन एवं बेतवा। 2005 में ये प्रपोज था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है। और किन राज्यों के बीच में था? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी? तो केन एवं बेतवा नदी। जब केन बेतवा रिवर बता रही थी तो इस लिंक के बारे में आपको डिटेल में वहां में करा दी हूँ। अब देखो, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बांध तो राजघाट बांध। बड़ा ही प्रिय क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए, तो इसको आप याद कर लेना कि निम्न में से कौन, अगर जिनको यूपीपीसीएस देना है, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है तो राजघाट बांध। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? टीसीएस भी के याद करो, यमुना की। तो ये गलत हो गया, चंबल नर्मदा का कोई संबंध नहीं। सोन
सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन, तमसा और पुनपुन बताई थी, तो ये भी गलत हो गया। मानस बिल्कुल है, लोहित दबंग करके आपको ट्रिक बताई थी, और उसे ब्रह्मपुत्र का सारा ट्रिक जो ट्रिब्यूटरी थी मैं आपको याद करा दी थी। तो मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ओके क्लियर। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सुमेलित है? तो आप बताओ इसमें कौन सा आ रहा है? केवल 3, तो केवल 3 हो गया। डीप में पढ़ रहे हो तो यूपीएससी के क्वेश्चन है, कितना आसान है ना। बस जरूरत है आपको दृढ़ संकल्पित होकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने का, सब कुछ हो जाएगा फिर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये आपको पता है, कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ली हूँ आपके लिए, सारे यूपीएससी में आया है। तो सतलज का, ये कहाँ से निकल रही थी? तो मानसरोवर लेक के बगल में ही मैं दिखाई थी फिगर में भी कि एक राकसताल झील था, वहीं से निकल रही है तिब्बत से। ठीक है, तो तिब्बत क्या इंडिया का पार्ट है? नहीं है, तो इसलिए नदी क्या हो गई? विदेशी नदी हो गई, और उसका इसका उद्गम स्थल भी भारत से बाहर हो गया। बाकी प्यास, चिनाब, रावी इंडिया से ही निकलती है। कपिली जिसकी सहायक नदी वो है, कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, बताई थी मैं आप लोगों को। कपिली कुलंग धारा, कुलंग को कपिली भी बोलते हैं। लोहित दबंग के माध्यम से ट्रिक जो दी थी, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? ये भी मैं बताई हूँ आप लोगों को। तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में किसकी संकोच ट्रिब्यूटरी है? सोनरीटा, याद था ना, सोनरीटा से, स से संकोच, टा से तीस्ता। सोनरीटा, लोहित दबंग फ्लड करता था 2 लड़कियों को, एक धन्नो को, एक सोनरीटो को। पूरा ट्रिक इसमें सेट था ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज याद करने के लिए। और जहां मैं जब संकोच नदी बताई तो आपको बताई थी कि असम एवं पश्चिम बंगाल के सीमा के साथ ये नदी बहती है। ठीक है, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डीप में, तो डीप में पढ़ने की जरूरत है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? अभी बीपीएससी में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन को लेकर काफी विवाद हो गया था, जबकि विवाद की कोई बात नहीं है। लोग बोल रहे थे क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन गलत किया है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन सेटर बिल्कुल ही सही क्वेश्चन सेट किया है, बस कंसेप्ट जिनका क्लियर नहीं था उन्होंने विवाद किया था। देखो, तो निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले गंगा नदी घाटी, ये यहाँ क्वेश्चन पूछना, गंगा नदी नहीं, गंगा नदी घाटी यानी गंगा रिवर बेसिन इसका इंग्लिश होगा। तो कोई भी बेसिन क्या होता है, तो देखो मैं बेसिन बता देती हूँ, आज के बाद आप लोग मतलब इसको लेकर मिस माइंड मत होना। एक मुख्य नदी है, इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है, और इसके बाद इसकी अन्य ट्रिब्यूटरी है, इधर से भी आ रही है, लेफ्ट एंड राइट से ट्रिब्यूटरी आ रही है, और फिर ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है, ठीक है, ओके, और इसकी ट्रिब्यूटरी ये सोन नदी है, ठीक, सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद नदी, और एक अगली ट्रिब्यूटरी है उत्तरी कोयल की। तो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां तथा साथ ही सहायक नदियां की सहायक नदियां मिलकर क्या बनाती है? रिवर बेसिन बनाती है। माने ये पूरा क्षेत्र जहां तक पानी फैला रहेगा, यहाँ से यहाँ लेकर, यानी कि रिवर बेसिन जमीन का वह हिस्सा होता है जिसमें मुख्य नदी के साथ अन्य सहायक नदियां तथा उसकी सहायक नदियां आकर अपने जल को उड़ेल देती है। तो क्या हो जाएगा? गंगा रिवर है तो गंगा रिवर बेसिन का भाग कहलाएगा, कावेरी रिवर रहेगी तो कावेरी रिवर बेसिन का भाग कहलाएगा। इसी तरह जो भी नदी होगी तो उसका रिवर बेसिन का वो पार्ट बनेगा। ओके, तो आज के बाद पहले तो आप रिवर बेसिन समझ लो। तो अब देखो, यही क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो उप नदी बताओ है कि नहीं उत्तरी कोयल। इसमें विवाद की क्या बात थी? क्योंकि सोन नदी जो है, सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड पे, और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल, तो उत्तरी कोयल भी तो इसकी हो गई ना रिवर बेसिन की पार्ट, क्योंकि इसका भी तो पानी जा रहा है ना अंततः सोन का पानी गंगा नदी में, यानी कि इस पानी का तो फैलावट के योगदान में इस नदी का भी योगदान है रिवर बेसिन में, तो इसलिए ये उत्तरी कोयल हो जाएगा। और क्वेश्चन कितना आसान है बताओ, बराकर रिवर होगी? नहीं होगी ना, ये तो दामोदर की पार्ट है, दामोदर की अभी भी जस्ट बताई थी आपको, कुनाल और ये कौन सी नदी, बराकर। दक्षिणी कोयल नहीं होगी, दक्षिणी कोयल शंख और दक्षिणी कोयल मिलकर क्या बना रही थी? ब्राह्मणी बना रही थी, और ब्राह्मणी किस में मिल रही थी? बैतरणी।
क्या वो गंगा नदी की पाठ है? नहीं है। तो यहाँ शंख नहीं हुआ, दक्षिणी कोयल नहीं हुआ, बराकर नहीं, तो इसमें से क्या आंसर हो गया? उत्तरी कोयल। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं थी। तो अगर आप डीप में पढ़ोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारा क्वेश्चन करेक्ट करोगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी प्रणाली है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं करा दी हूँ, और आप लोग इसे ज़रूर रिवाइज करें 2 से 3 बार। तो आपको सब कुछ मतलब जो भी आपके कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होगा और मैपिंग का सहारा लेना होगा। और खाली इस टाइम में, जब भी आपका स्पेयर टाइम है, अपने से कोशिश करो कि अपने हाथों से आप मैपिंग करो, नदी बनाओ, कहाँ गिरती है, कहाँ से निकलती है, कौन से स्टेट से जाती है। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव ए नाइस डे।